16वीं सदी इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई मुगल डायनास्टी के आने से। इस दौर में सब कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल और लंबे समय तक चलने वाले एम्पायर्स में से एक का उदय हुआ, जिसने इंडिया के कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप पर एक गहरी छाप छोड़ी। मुगल कहानी शुरू हुई बाबर के साथ, जो तैमूर और चंगेज खान का डिसेंडेंट था। बाबर ने अपने एंसेस्ट्रल जगह फरगाना, आज का उज्बेकिस्तान से कई एक्सपेडिशंस किए ताकि इंडिया में अपनी हुकूमत स्थापित कर सके। उसकी एम्बिशन और मिलिट्री पावर ने इंडियन हिस्ट्री में एक नए चैप्टर की शुरुआत की। बाबर द्वारा स्थापित मुगल डायनेस्टी ने 3 सदियों से भी ज्यादा समय तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वास्ट हिस्सों पर राज किया। इस दौरान इंडियन हिस्ट्री के कुछ सबसे फेमस रूलर्स ने राज किया, जिनमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब शामिल हैं। हर एक रूलर ने एम्पायर के विस्तार और ग्रैंडर में कंट्रीब्यूट किया। मुगल एरा सिर्फ कॉन्क्वेस्ट और टेरिटोरियल एक्सपेंशन का समय नहीं था, बल्कि कल्चरल रिचनेस का भी समय था, जिसमें पर्शियन, सेंट्रल एशियन और इंडियन ट्रेडिशंस का मेल दिखता है। जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसे बाबर के नाम से जाना जाता है, बाबर का मतलब पर्शियन में टाइगर होता है। 1483 में अंदिजान शहर में पैदा हुआ था, जो फरगाना घाटी में है। उसे कम उम्र में फरगाना की छोटी सी रियासत मिली, लेकिन थ्रोन के दूसरे दावेदारों ने उसे वहां से निकाल दिया। शुरुआती सालों में कई सेटबैक्स के बावजूद बाबर ने हार नहीं मानी। उसके अंदर अपने लिए एक किंगडम बनाने का दृढ़ निश्चय था, एक ऐसा क्वालिटी जिसने आगे चलकर उसे इंडिया में मुगल डायनेस्टी के संस्थापक के रूप में स्थापित किया। बाबर न सिर्फ एक कुशल वॉरियर था, बल्कि एक कल्चर्ड आदमी, एक पोएट और नेचर का एक कीन ऑब्जर्वर भी था। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा लिखी, जो उसकी पर्सनालिटी, उसके समय और उसकी जिंदगी को शेप करने वाले इवेंट्स की इनवैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। बाबरनामा में बाबर रिमार्केबल कैंडर के साथ अपने एक्सपीरियंसेस बताता है, अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजीज, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर के प्रति अपने डीप अप्रिसिएशन की एक झलक दिखाता है। बाबरनामा उसकी मल्टीफैसेटेड पर्सनालिटी और एक ऐसे रूलर के रूप में उसकी एंड्यूरिंग लेगेसी का प्रमाण है, जिसने हिस्ट्री के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ी। बाबर को इंडिया में खुद को एस्टैब्लिश करने का मौका तब मिला जब उसे पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और मेवाड़ के राजपूत रूलर राणा सांगा से इनविटेशन मिला, जो अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में उसकी मदद चाहते थे। इंडिया में मौजूद पोटेंशियल को पहचानते हुए बाबर 1524 में इंडिया के लिए अपने 5वें और आखिरी एक्सपीडिशन पर निकला। वो 1522 में सिंधु नदी पार करके आया, कंपैरेटिवली छोटी लेकिन हाईली मोटिवेटेड आर्मी के साथ, जो गन पाउडर वेपन्स और स्किल्ड आर्टिलरीमैन से लैस थी, जो उसके ओपोनेंट्स के मुकाबले एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री एडवांटेज था। अप्रैल 1526 में बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी आर्मी का सामना पानीपत में किया, जो दिल्ली के उत्तर में एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन था। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर के लिए एक डिसाइसिव विक्ट्री साबित हुई, जो इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट थी। उसकी बेहतरीन मिलिट्री टैक्टिक्स और गन पाउडर टेक्नोलॉजी के इफेक्टिव यूज ने इब्राहिम लोदी की सेना को तहस नहस कर दिया। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया और लोदी डायनेस्टी का अंत हो गया, जिससे इंडिया में मुगल रूल की स्थापना का रास्ता साफ हो गया। पानीपत में जीत के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा में अपनी पावर मजबूत की और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उसे कई राजपूत रूलर्स से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जिसमें मेवाड़ के राणा सांगा भी शामिल थे, जो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करना चाहते थे। हालांकि बाबर की मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल साबित हुई। उसने 1528 में खानवा के युद्ध में राजपूतों को बुरी तरह हराया और उत्तर भारत में अपनी पोजीशन और मजबूत कर ली। अपनी मिलिट्री सक्सेसेस के बावजूद बाबर का राज इंडिया में ज्यादा लंबा नहीं चला। वो 1530 में 47 साल की उम्र में चल बसा। अपने छोटे लेकिन इम्पैक्टफुल रेन के दौरान बाबर ने कई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जो उसके सेंट्रल एशियन एंसेस्टर्स के टिमुरिड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस से इंस्पायर्ड थे। उसने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की नींव रखी, जिसे उसके सक्सेसर्स ने आगे डेवलप और रिफाइन किया, जिससे मुगल साम्राज्य की स्टेबिलिटी और लॉन्जेविटी में योगदान मिला। सेक्शन 5, हुमायूं का राज्य अभिषेक और शुरुआती चुनौतियां। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूं मुगल थ्रोन पर बैठा।
अपने पिता के अनलाइक हुमायूं एक एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री कमांडर या श्रूड स्ट्रेटेजिस्ट नहीं था। उसे एक विशाल लेकिन नया एम्पायर मिला जिसे इंटरनल रिबेलियंस और एक्सटर्नल थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा था। उसके भाई उसकी पोजीशन से जलते थे और अपने अपने डोमेन्स बनाना चाहते थे, जिससे उसकी अथॉरिटी को काफी चैलेंज मिला। मुगल नोबिलिटी भी अपनी लॉयल्टीज में बंटी हुई थी, जिससे हुमायूं की पावर और कमजोर हो गई। हुमायूं का रेन कई चैलेंजेस और सेटबैक्स से भरा रहा। उसके शुरुआती साल अपने भाइयों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में और एम्पायर के अलग अलग हिस्सों में रिबेलियंस को दबाने की कोशिशों में बीते। उसका इंडिसाइसिव नेचर और अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने में असमर्थता ने उसके प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दिया। हुमायूं अपनी पावर को कंसोलिडेट करने और एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करने में नाकाम रहा, जिससे कमजोरियां पैदा हुईं जिनका उसके ओपोनेंट्स ने फायदा उठाया। सेक्शन 6, शेरशाह सूरी का उदय और हुमायूं का निर्वासन। हुमायूं के ओपोनेंट्स में सबसे फॉर्मिडेबल था शेरशाह सूरी, एक अफगान चीफ्टन जो बिहार में पावरफुल बना। शेरशाह एक केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर और ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट था। उसने हुमायूं की लीडरशिप की कमजोरियों और शुरुआती दौर में मुगल साम्राज्य की फ्रेजिलिटी को पहचाना। उसने धीरे धीरे अपने टेरिटरी का विस्तार किया, अपनी पावर मजबूत की और मुगल अथॉरिटी के लिए सीधा खतरा बन गया। 1540 में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं की सेना को बुरी तरह हराया। अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं गंगा नदी में कूद गया और किसी तरह बच निकला। ये हार मुगलों के लिए एक बड़ा सेटबैक था, जिससे गंगा के मैदानों पर उनकी पकड़ कमजोर हो गई। शेरशाह सूरी ने अपना एडवांस जारी रखा, आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया और हुमायूं को पर्सिया में भागने पर मजबूर कर दिया। मुगल साम्राज्य, जिसे बाबर ने इतनी मेहनत से बनाया था, सूरी डायनेस्टी के हाथों चला गया। सेक्शन 7, हुमायूं की विजयी वापसी और मुगल शासन की पुनर्स्थापना। हुमायूं ने अगले 15 साल पर्शिया के सफाविद शाह तहमास्प I के दरबार में एग्जाइल में बिताए। उसने इस समय का इस्तेमाल रिग्रुप करने, सपोर्ट और रिसोर्सेज इकट्ठा करने में किया ताकि वो इंडिया वापस आ सके। 1555 में पर्शियन आर्मी की मदद से हुमायूं ने अपना खोया हुआ थ्रोन वापस पाने के लिए एक सक्सेसफुल कैंपेन शुरू किया। उसने शेरशाह सूरी के सक्सेसर सिकंदर शाह सूरी को सरहिंद के युद्ध में हराया, जिससे मुगलों की इंडिया में पावर में वापसी हुई। हुमायूं का दूसरा रेन हालांकि छोटा था, लेकिन मुगल साम्राज्य में स्टेबिलिटी रिस्टोर करने और उसे कंसोलिडेट करने की कोशिशों से भरा रहा। उसे उन अफगान नोबल्स से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जो सूरी रेन के दौरान पावरफुल हो गए थे, लेकिन उसने धीरे धीरे मुगल अथॉरिटी फिर से स्थापित कर ली। हालांकि 1556 में एक एक्सीडेंट में उसका रेन खत्म हो गया, जब वो दिल्ली में अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया और उसे गंभीर चोटें आई। हुमायूं की अनटाइमली डेथ ने उसके 13 साल के बेटे अकबर के लिए रास्ता साफ कर दिया, जो आगे चलकर सबसे महान मुगल एम्परर्स में से एक बना। सेक्शन 8, बाबर और हुमायूं की विरासत, एक साम्राज्य के निर्माता। बाबर और हुमायूं, हालांकि उनका रेन कंपैरेटिवली छोटा था, लेकिन इन्होंने इंडियन हिस्ट्री के ट्रेजेक्टरी को शेप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल डायनेस्टी के संस्थापक बाबर ने एक पावरफुल और एंड्यूरिंग एम्पायर के लिए एक मजबूत नींव रखी। उसकी मिलिटरी स्किल्स, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और उसके कल्चरल कंट्रीब्यूशंस ने मुगल एरा के बाद के ग्रैंडर के लिए ग्राउंडवर्क तैयार किया। कई सेटबैक्स का सामना करने के बावजूद हुमायूं मुगल डायनेस्टी की लेगेसी को प्रिजर्व करने में कामयाब रहा, जिससे उसके बेटे अकबर के लिए अभूतपूर्व प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल ब्रिलियंस का एरा शुरू करने का रास्ता साफ हुआ। उनके सक्सेसर्स के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य दुनिया के सबसे बड़े और सबसे समृद्ध एम्पायर्स में से एक बन गया। मुगलों के आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रीब्यूशंस ने इंडियन सोसाइटी पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस एंड्यूरिंग एम्पायर के आर्किटेक्ट्स के रूप में बाबर और हुमायूं की लेगेसी सदियों बाद भी महसूस की जाती है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, मुगल राजवंश का स्थायी प्रभाव। बाबर की एम्बिशन और डिटर्मिनेशन से स्थापित और हुमायूं के ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस के दौरान प्रिजर्व किया गया मुगल डायनेस्टी इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ गया। उनका रेन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड था, जो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन, कल्चरल रिचनेस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से कैरेक्टराइज्ड था।
अपने प्रेडिसेसर्स के फुटस्टेप्स पर चलते हुए मुगल एम्परर्स ने एम्पायर की बाउंड्रीज का विस्तार किया, एक विशाल और डाइवर्स किंगडम बनाया जो हिमालय की तलहटी से लेकर दक्कन के पठार तक फैला हुआ था। मुगल एरा में एक वाइब्रेंट कंपोजिट कल्चर का उदय हुआ जो पर्शियन, सेंट्रल एशियन और इंडियन ट्रेडिशंस का हार्मोनियस ब्लेंड था। आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर के पेट्रन के रूप में जाने जाने वाले मुगल एम्परर्स ने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जहां क्रिएटिविटी फ्लरिश हुई। आर्किटेक्चरल मार्वल्स, एक्सक्विजिट पेंटिंग्स और लिटरेरी मास्टरपीसेस की एक रिच लेगेसी पीछे छोड़ गई। इंडियन सोसाइटी पर मुगल डायनेस्टी का प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है, जो उस एम्पायर की इंड्यूरिंग लेगेसी का प्रमाण है जिसे बाबर ने स्थापित किया और हुमायूं ने प्रिजर्व किया।